हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आप लोगों की आरआरबी जेईई की क्लासेज जो हैं स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस की क्लासेज प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अब तक हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत के बारे में नामकरण देखा है, जियोग्राफी का नाम कहाँ से आया, क्यों जियोग्राफी ही दिया गया, ये सारी चीज़ें देखी थी। थोड़ा अक्षांश और देशांतर भी देखे थे। तो ये सब था हमारा वर्ल्ड के लेवल का। अब देखेंगे आज भारत की आज से शुरुआत होगी भारतीय भूगोल की। इसके अंतर्गत आज जो टॉपिक होंगे वो सारे हम लोग आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना नेक्स्ट सेशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो आप लोगों के सामने एक मैप दिख रहा है जो कि अपने देश भारत का है। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे आज? भारत, जिसके बारे में आज हम अवस्थिति और विस्तार की थोड़ी जानकारी लेंगे। क्या होता है, कितना क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? अवस्थिति और वह विस्तार। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का क्षेत्रफल बहुत है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल हमारा भारत का क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये तो हमारा हो गया संपूर्ण भारत का। क्या हो गया? संपूर्ण भारत का। मतलब कि ये सारा नदी द्वीप समूह जो भी है, जितना भी है, स्थलीय भाग तक जलीय भाग जितना है, सारा मिलाकर कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना परसेंट है भारत का? विश्व का कितना है? 2.4% क्षेत्रफल। कितना है? संपूर्ण विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। अगर वर्ग किलोमीटर के दृष्टि से देखें तो 32,87,000 है, ठीक है। चलिए सर, इतना समझ में आ गया है। अब आगे का बताइए। आगे का जो है हमारा देखेंगे क्या? स्थलीय भाग। स्थलीय भाग, ठीक। उसके बाद देखेंगे जलीय भाग। उसके बाद हमारा देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे संपूर्ण जलीय भाग। संपूर्ण जलीय भाग, ठीक। तो चलिए अब एक एक करके इसको देख लिया जाए। सबसे पहले देखते हैं स्थलीय भाग। स्थलीय भाग क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है। तो ये जो हमारा गुजरात वाला एरिया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो करके भारत का स्थलीय भाग, ये वाला पूरी सीमा जाके पश्चिम बंगाल में समाप्त होती है, ठीक है। ये हो गई स्थलीय भाग। स्थलीय भाग की लंबाई हमारी कितनी है? कितनी है स्थलीय भाग की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट देखें तो 15,106.6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एसएससी ज़्यादातर एसएससी हो गया और भी जो एग्ज़ाम हो गए वो यही सब रखते हैं, 15,200 किलोमीटर। अब देखते हैं जलीय भाग इसका क्या है। अब जलीय सीमा को मैप पे अगर दिखाएं तो आपका ये वाला एरिया, जहाँ से
उत्तर की तरफ स्थलीय भाग शुरू होता है, वहीं से दक्षिण की तरफ जलीय भाग शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर के आपका ये पूरा जो ब्लैक वाला एरिया है, जितना ब्लैक कलर से लाइन किया गया है, ये है आपका जलीय भाग। तो जलीय भाग की लंबाई कितनी है हमारी? जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। जलीय भाग कितना है अपना? ये जो ब्लैक वाला एरिया है, जहाँ से उत्तरी भाग में स्थलीय भाग की स्टार्ट होती है, वहीं से दक्षिणी भाग में जलीय भाग की स्टार्टिंग होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि हमारा दक्षिणी भारत जो है 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। कौन से समुद्र से? हिंद महासागर से 3 और से घिरा हुआ है। पहला ये हो गया पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग हो गया, और तीसरा ये हो गया दक्षिणी भाग। ठीक, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है भारत हमारा। तो चलिए सर, जलीय भाग तो लिख दिए आप, लेकिन संपूर्ण जलीय भाग क्या होता है? इसमें कोई अंतर है? अरे बिल्कुल अंतर है भैया, बताते हैं आपको क्या अंतर है। संपूर्ण जलीय भाग में हमारे 3 चीजें आएंगी हमारी। कौन कौन सी? ये जो आपका डॉट डॉट दिख रहा है, छोटी छोटी पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये हो गया। और आपका अगर पूर्वी साइड देखेंगे तो ये हो गया। ये हमारे हो गए द्वीप समूह। क्या हो गए? द्वीप समूह। अब ये भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, जाहिर सी बात है, द्वीप समूह है तो पानी पे ही है। तो इनको अगर ऐड किया जाए, इनकी लंबाई को ऐड किया जाए, क्या क्या ऐड करेंगे हम? मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, ठीक। उसके बाद क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप प्लस लक्षद्वीप। उसके बाद क्या जोड़ेंगे? अंडमान निकोबार प्लस अंडमान बस लिख देते हैं, निकोबार थोड़ा ज़्यादा लंबा लाइन हो जाएगा, बस आप लोग समझ जाइएगा इतने में। ठीक है, अगर मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तीनों को जोड़ा जाए तो भारत की जलीय सीमा कितनी है पूरी? संपूर्ण जलीय सीमा अगर तीनों को ऐड किया जाए तो वो होती है हमारी 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर। अगर हम क्या 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 जोड़ेंगे? मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को। चलिए सर, ये तो हमारा हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे उत्तर दक्षिण लंबाई और पूरब पश्चिम लंबाई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना उत्तर दक्षिण लंबाई क्या है, इसकी क्या नहीं है। उत्तर दक्षिण जो हमारा एरिया है, ये हो गया जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी पे जाके समाप्त होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, और तमिलनाडु का सबसे निचला हिस्सा जो कि है हमारा कन्याकुमारी। अगर देखा जाए तो उत्तर दक्षिण लंबाई भारत की कितनी है? यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं? उत्तर दक्षिण लंबाई। क्या है? उत्तर दक्षिण लंबाई देख रहे हैं। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी पूरी लंबाई है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। इधर से भी और इधर से भी कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग, 3214 किलोमीटर। ठीक है, हाँ सही दिख रहा है आपको लोगों को? मुझे लगा शायद इतना नीचे लिख दिया, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर दक्षिण तो देख लिए, अब देखते हैं पूरब पश्चिम लंबाई क्या है। पूरब पश्चिम या पश्चिम पूरब भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। आप लोगों को जो बोलना है आप लोग बोलिए, बस चीज़ों को समझते चलिएगा, याद रखिएगा। सॉरी। पूरब पश्चिम के आधार पर देखें तो पूरब पश्चिम कहाँ से है हमारा स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाकर खत्म होता है? पूरब पश्चिम ये यहाँ से, जहाँ से स्थलीय और जलीय भाग की सीमा है, यहाँ से स्टार्ट होकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमारा जाता है। तो इसकी लंबाई अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर।
इधर और इधर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कितना हो गया हमारा? पूरा पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये तो हमारा हो गया भारत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, तटीय सीमाएं। ठीक, चलिए सर आगे बताइए, आगे क्या बताना है आपको? आगे हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि विश्व के स्तर में, मतलब संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत में भारत का कौन सा स्थान है? संपूर्ण विश्व में भारत कौन सा स्थान रखता है? संपूर्ण विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। भारत का 7वां स्थान है। भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो सर 7 तो आप बता दीजिए, लेकिन उन 6 को कौन बताएगा जो भारत से आगे हैं? अरे हम ही बताएंगे भैया, काहे घबरा रहे हो आप लोग? तो अगर हम पहले नंबर पे देखें तो सबसे बड़ा देश हमारा है रूस। सबसे बड़ा देश हमें मिल जाता है रूस, जो कि है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ठीक, पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो कि जब देखो तब कब्जियाने में लगा रहता है। ये हो गया तीसरा देश चाइना। और चौथा देश हो गया, कौन सा चौथा देश हो गया? अरे भैया अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चौथा देश हो गया अमेरिका। पहला देश हो गया रूस, दूसरा देश हो गया कनाडा, तीसरा देश हो गया चाइना, चौथा देश हो गया अमेरिका। अब पांचवें देश की बात करें तो वो हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। इसको ये जो भी हम नोट कराते चल रहे हैं ना, हो सके तो आप लोग अपने नोट्स पे इसको लिखते चलिएगा, जिससे आप लोगों के एग्जाम टाइम रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि हैंड राइटिंग रहेगा, उसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगी। और हो सके तो मैप को याद कर लीजिएगा, सारे स्टेट्स हो गए, उनकी राजधानियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। ठीक, और फिर अगर आप पहले से याद रखेंगे ना, तो जब हम आपको अच्छी तरह से मैप को पढ़ाएंगे, मैप दिखा करके यहाँ पे मैप को पढ़ाएंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी चीज़ों को समझने में और याद करने में। आप सिर्फ मैप में क्या करिएगा, स्टेट को देख लीजिएगा, स्टेट की राजधानी देख लीजिएगा। बाकी जब हम उसको अलग अलग पार्ट में समझाएंगे ना, इसका क्या महत्व है, इस स्थान पे क्या आएगा, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, कितने तट लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं, कितने स्थलीय राज्य हैं, कितने जलीय राज्य हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको पढ़ाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो आप लोग मैप को थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम टाइम में आपसे मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप अपने रफ पेपर पे जब मैप को बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मैप को आपको देखते ही सारी चीज़ें याद आ जाएंगी इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड। तो मैप बहुत ज़रूरी है। अगर मैप याद हो गया तो एग्जाम आप जियोग्राफी में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो कितने देश देखे हमने? पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा चाइना हो गया, चौथा हो गया हमारा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, और छठवें की बात करें तो छठवां देश हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। छठवां देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। और जाके अब आता है हमारा 7वां देश, जो है प्यारा देश भारत, जिस देश के हम निवासी हैं। 7वां देश हो गया भारत। ये 6 देश हो गए जो भारत से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं। तो चलिए सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बता दीजिए कौन सा स्थान है, कौन सा नंबर में भारत आता है, कितना क्षेत्रफल है, सब चीज़ बता दीजिए। अब जनसंख्या के आधार पर बता दीजिए थोड़ा। तो जनसंख्या के आधार पर देखिए तो कौन सा स्थान है भारत का? अरे बताइए, सबको पता है भैया, बताइए, सबको पता है।
अरे हमारा पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? ये भारत हो गया और ये हमारा हो गया चाइना, ये पूरा चाइना। यही हो गया जनसंख्या के आधार पर पहला देश। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? चीन, और दूसरा हो जाएगा भारत। ठीक, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन, दूसरा भारत। अब देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत पे कितनी % जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व की, मतलब कि समस्त विश्व की, संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या भारत पे निवास करती है? कितनी जनसंख्या है? थोड़ा गेस करिए। अरे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो आप लोग धोखा खा जाएंगे। क्षेत्रफल में मात्र 2.4% ही क्षेत्रफल भारत के पास है संपूर्ण विश्व का, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भारत का आंकड़ा जो है 17.5% जनसंख्या है भैया। 17.5%, बहुत ही ऊपर, कम से कम 8-9 गुना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो किसी स्थान पे देखिएगा आने वाले समय में ये चाइना से आगे निकल जाएगा। अब अगर आज की बात की जाए, ये जनसंख्या 2011 की है, ये जनगणना 2011 की है, जिसके आधार पर भारत सेकंड स्टेज पे है जनसंख्या के मामले पे। लेकिन अगर अभी के मामले में देखें ना, तो चाइना को पीछे कर चुका है भारत, टॉप पे पहुंच चुका है। भाई किसी में तो नाम होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण विश्व का 7वां स्थान भारत का है, जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है, और जनसंख्या का संपूर्ण विश्व का मात्र 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। ठीक, तो अब आगे क्या देखेंगे? आगे देखते हैं थोड़ा भारत की अवस्थिति देख लेते हैं। क्षेत्रफल तो देख लिए, भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? ग्लोब पर स्थिति। तो थोड़ा ग्लोब बना दिया जाए आप लोगों के लिए, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया आपका ग्लोब। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है आप लोगों को। ये हो गया ग्लोब। आप लोगों को हमने अपने पहले सेशन में पढ़ाया है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो थोड़ा याद करिएगा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, अगर देखा जाए मेन रेखाओं की बात की जाए, मेन अक्षांश रेखा और मेन देशांतर रेखा, तो मुख्य अक्षांश रेखा क्या होगा? ये हमारी होगा 0 डिग्री। ठीक, अगर इस आधार पे देखें तो भारत 2 भागों में विभाजित होता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो जो हमारे भारत की अवस्थिति है अक्षांश के आधार पर, भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? ये रही। आप लोगों को बताया गया था कि अक्षांश रेखाओं में जो उत्तरी अक्षांश है उस पर 90 रेखाएं हैं। अगर 1-1 डिग्री की हम 90 लाइन खींचेंगे तो ध्रुवों तक वो 90 लाइन्स हो जाती हैं। ध्रुवों पे तो मात्र बिंदु होता है। अगर 1-1 लाइन खींचे इस आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, तो जहाँ पे 8वां डिग्री हमारा समाप्त होता है वहाँ से भारत की शुरुआत होती है। तो भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर सबसे उत्तरी बिंदु भारत का 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब अक्षांश के आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, तो ये हो गई हमारी अक्षांश के आधार पर। अब थोड़ा देख लेते हैं देशांतर के आधार पर। देशांतर रेखा ये हो गई। आपको पता है लेटीट्यूड कहते हैं अक्षांश रेखाओं को, मतलब कि लेटीट्यूड क्यों? लेटी हुई रेखाएं जो है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड, तो मतलब कि लेटी हुई रेखा। अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी रेखा। तो खड़ी रेखा जो हो गई देशांतर रेखा, ये क्या है? 0 डिग्री, ये भी हो गई। अगर देशांतर रेखा के आधार पर बात किया जाए तो ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला भाग हो गया हमारा पश्चिमी भाग और दूसरा भाग हो गया हमारा पूर्वी भाग। ठीक,
पश्चिमी और पूर्वी में बांटती है। अगर देशांतर के आधार पर देखें तो भारत की अवस्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक है, ये यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक, अक्षांश के आधार पर 8 डिग्री 4 मिनट है और देशांतर के आधार पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक, तो भारत की स्थिति अब लिख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं पॉइंट वाइज क्या है। भारत की स्थिति किसमें, ग्लोब पर, किसमें, ग्लोब पर क्या है, ग्लोब पर क्या है, इसको इसी से रखते हैं। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है, आप लोग थोड़ा देख के अंदाजा लगाइए क्या है, ग्लोब को देख के अंदाजा लगाइए, आपके सामने बना हुआ है, बताइए थोड़ा। अरे भैया उत्तर पूर्वी है, क्या है, उत्तर पूर्वी। तो सर आपने ये कैसे बता दिया, अभी तो आप बता रहे थे अक्षांश के आधार पर उत्तर तरफ है और देशांतर के आधार पर पूरब की तरफ है। तो अरे भैया देखते जाइए, बता रहे हैं ना आपको हम, काहे घबरा रहे हैं आप लोग बेवजह से, हम बैठे हैं ना आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा अक्षांश के आधार पर उत्तर की तरफ, ये क्या है एरो, उत्तर की तरफ। अगर देशांतर की तरफ के आधार पर देखा जाए तो ये हो गया देशांतर, पूरब तरफ। अब इन दोनों के बीच में है भारत की स्थिति ये, तो क्या कहेंगे इसको, अरे उत्तर पूरब ही तो बोलेंगे ना। हाँ बस इतनी सी बात थी। आप लोग अरे फालतू में आप लोग समझ में नहीं आता आप लोगों को, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग का खेल है पूरा जियोग्राफी आपका जो है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो बस पूरी तरह से यहाँ पे आपका दिमाग रहना चाहिए। ये उत्तर पूर्वी है, क्या है, उत्तर पूर्वी। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा अक्षांश के आधार पर, एक एक चीजें देखते चलते हैं। अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर पृथ्वी कितने भागों में बढ़ती है, 2 भागों में बढ़ती है। तो अक्षांश के आधार पर भारत की कितनी अवस्थिति है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांश के आधार पर किस तरफ है भारत, उत्तर की तरफ। कहाँ पे, उत्तर की तरफ, मतलब कि यहाँ। तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, अक्षांश के आधार पर उत्तरी अक्षांश में है। ठीक हो गया भैया, समझ में आया अक्षांश के आधार पर भारत की अवस्थिति। अब देख लेते हैं थोड़ा देशांतर के आधार पर, किसके आधार पर, देशांतर के आधार पर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीजें थोड़ा रटने वाली हैं, ये एक बार में समझ में नहीं आती, जब 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, और अगर आपको ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है तो आप लोग सवाल गलत कर देंगे। आपको एग्जैक्ट डाटा जो यहाँ पे लिखा है वही पता होना चाहिए, वही याद होना चाहिए। अगर आपने इसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया तो खत्म कहानी है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देशांतर के आधार पर देखें तो भारत की अवस्थिति क्या है, पूर्वी देशांतर में है। 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होती है, कहाँ से, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है 97 डिग्री 25 मिनट पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे। ठीक, कहाँ पे, पूर्वी देशांतर में। भाई पूरब की तरफ है तो देशांतर ही कहेंगे ना, पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति समझ में आ गई, अगर नहीं आई है तो रुकिए, थोड़ा और अच्छे से कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने में, शायद है समझ में आ जाए। ठीक है भैया, हाँ तो चलिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी। दिशाओं के आधार पर देख लेते हैं। दिशाओं के आधार पर अगर हम देखें तो ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूरब दिशा और ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा। ठीक, देशांतर रेखा कहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। अक्षांश रेखा कहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। भारत से 876 किलोमीटर दूर है अक्षांश रेखा। ठीक है,
ये हो गई अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में कहाँ से स्टार्ट होता है भारत? यहाँ से, मतलब कि 68 डिग्री यहाँ पे होगा हमारा, कहीं 68 डिग्री 7 मिनट ये यहाँ पे है, और 97 डिग्री यहाँ पे होगा हमारा 25 मिनट, ये हो गया। मतलब पश्चिम में 68 डिग्री और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट। दक्षिण के आधार पे देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट ये रहा हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु, और सबसे उत्तरी बिंदु हमारा क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। समझ गए भैया? हाँ, ये हो गया। अगर संपूर्ण भारत की अवस्थिति पूछे तो कहाँ से स्टार्ट होता है भारत? संपूर्ण भारत की स्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है? इसको हम मैप पे दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। ये जो था आपका मुख्य भूमि का था, ये जो दक्षिणी भाग है, इतने में हमारा क्या है? भारत है, ठीक ना? मुख्य भारत। और बाकी ये जो हम संपूर्ण भारत का आपको लिखा रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा जो आपके द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, उसकी अवस्थिति है। वो कहाँ से है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर। सो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब कि आपका इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार में है, उसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट की से स्टार्ट होती है। अगर आपको देखें द्वीप समूह के आधार पर तो 6 डिग्री 4 मिनट, मतलब कि 2 डिग्री और नीचे आएंगे आप। उसको हम अभी आपको मैप पे दिखाएंगे, ठीक ना? अब थोड़ा देख लेते हैं भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति, भारत की आकृति क्या है? थोड़ा अंदाजा लगाइए, ऐसे अंदाजा लगाइए। चलिए, अच्छा, ये आपका मैप है, इसको देख के अंदाजा लगाइए भारत की आकृति कैसी है। बताइए कैसी है भारत की आकृति? चलिए, आप शायद अंदाजा ना लगा पाए तो हम ही अंदाजा लगा के आपको बता देते हैं। अंदाजा क्या लगाएंगे? आपको पूरा दिखाएंगे भैया मैप पे एकदम समझा के। ये हो गया स्टार्टिंग, ठीक, यहाँ से। फिर ये हो गया दूसरा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया तीसरा, ठीक, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? चौथा भाग। क्या हो गया? ये चौथा भाग हो गया। तो भारत की आकृति कैसी है? लगभग चतुष्कोणीय है। समझ गए आप ऐसे अंदाजा लगाते तो भैया त्रिभुज बता के चले जाते। मैं उस पे एग्जाम पे पूछता अगर आपसे कि भैया भारत की आकृति कैसी है, तो आप क्या करते? त्रिभुज बना के चले जाते कि भैया बस ऐसे नहीं दिख रहा है जैसा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, लगभग चतुष्कोणीय है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। क्या है? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ये जो आपको दिखाया गया है आप लोगों को समझने के लिए है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। अरे यार तार फंस जा रही, समझ गए? कंफ्यूज ना होइएगा इस पे। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग समझ ही गए हैं पूरी तरह से। अब आगे सर आप क्या बताने वाले हैं? यहाँ तक तो आप बता दिए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? यहाँ से देखा क्षेत्रफल वगैरह सारी चीज़ देख ली है। उसके बाद हमने देखा है जनसंख्या के आधार पर, स्थान और क्षेत्रफल के आधार पर ये इतना स्थान हो गया, उसके आधार पर हमारा है। अब देख ली भारत की स्थिति किसके? अक्षांश और देशांतर के आधार पर। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट है मुख्य बिंदु वाला है। किसका है? मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु। तो सर मुख्य बिंदु क्या होते हैं? तो भैया हम आपको बता रहे हैं मुख्य बिंदु क्या होते हैं। मुख्य बिंदु जो आपके होते हैं, भारत सबसे कहाँ लास्ट में कहाँ ख़त्म होता है?
कहाँ से भारत की स्टार्टिंग होती है, उत्तर दक्षिण के आधार पर और पूरब पश्चिम के आधार पर भारत की स्थिति और अवस्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए चलिए जल्दी से, सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं उत्तर के आधार पर भारत की अवस्थिति क्या है। सबसे अंतिम बिंदु क्या है उत्तर का, उत्तरी बिंदु। बिंदु तो ऊपर लिखा है, बिंदु नहीं लिखते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी के बाद क्या देखना है आप लोगों को, पूर्वी बिंदु देखना है या पश्चिमी बिंदु देखना है? पूर्वी पश्चिमी बिंदु देख लेते हैं हम। ठीक है, पश्चिमी बिंदु। अब हमारा अंतिम बिंदु क्या बचेगा, पूर्वी बिंदु, सबसे लास्ट में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा उत्तरी बिंदु है जो कि है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। कहाँ पर है, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर हुआ जा रहा है, जम्मू पूरा लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक, सबसे उत्तरी बिंदु ये रहा आपका, मतलब कि 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो एरिया है आपका क्या है, जम्मू कश्मीर में। इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में कौन सा भाग है हमारा, इंदिरा कॉल है। अब दक्षिणी भाग देख लेते हैं, दक्षिणी भाग कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे अगर अक्षांश के आधार पर देखें तो क्या कहलाएगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में। तो इसको क्या कहेंगे, केप कमोरिन। क्या होगा ये, केप कमोरिन। कहाँ पे अवस्थित है ये, 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, ये कहाँ पे है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इंदिरा कॉल हमारा हो गया 37 डिग्री 6 मिनट और केप कमोरिन हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, केप कमोरिन। कौन सा भाग हो जाएगा, केप कमोरिन। कहाँ पे है हमारा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कहाँ पे, कन्याकुमारी तमिलनाडु। जो जो सबसे एरिया है ये वाला हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, और ये वाला एरिया जो है जस्ट बगल वाला केरल का है। ठीक है ना, तो इसको इरेज कर देते हैं। बाकी जब आपको मैप पढ़ाएंगे तो एक एक स्टेट अच्छे से पढ़ाएंगे, उसकी राजधानियाँ, स्टेट हो जाएगी, राजधानियाँ हो गया, तटवर्ती राज्य कितने हैं, स्थलीय भाग कितने हैं, बीच में जो भाग पड़ते हैं जो न तटीय हैं न स्थलीय हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी आज आप बिंदु देख रहे हैं तो बस बिंदु देखिए। तो पश्चिमी भाग देख लेते हैं क्या है। पश्चिमी भाग ये रहा, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, गुहार मोती। क्या है ये, गुहार मोती। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में। कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो एरिया है आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के कच्छ में। अरे केप कमोरिन का तो लिखे ही नहीं स्टेट का नाम। ये हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। कन्याकुमारी वाला एरिया जो आपका है वही है ये। ठीक, तो पश्चिमी भाग क्या हो गया आपका, गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात। या हाँ, एक और नाम है इसका, इसको कहते हैं सरक्रीक, गुहार मोती या सरक्रीक। इसको हटाइए, सरक्रीक लिखते हैं या
सरक्रीक। ठीक, कहाँ पे पड़ता है ये? इसको इरेज कर देते हैं। ये पड़ता है हमारा कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ वाला एरिया है, जो कच्छ का रण है, जो पाकिस्तान में भी है, गुजरात में भी है, मतलब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत के 2 राज्यों गुजरात और राजस्थान में है। ठीक है, ये कच्छ में पड़ता है, गुजरात में। अब देखते हैं सबसे पूर्वी भाग। सबसे पूर्वी भाग, पूर्वी भाग में क्या है? सॉरी, ये जो आपका पूर्वी भाग दिख रहा है, ये सबसे अंतिम बिंदु, मतलब कि 97°25' वाला जो एरिया है आपका, क्या है वो? वालांगू। क्या है? वालांगू। इसका एक और नाम है, तो यहाँ पे दोनों नाम नहीं आ पाएंगे, तो इसको एक ही नाम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी आपके उस पे नोट्स पे जो आपको पीपीटी प्रोवाइड करवाई जाएगी उस पे सब चीज़ लिखी हुई है। वालांगू जो है आपका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको क्या कहते हैं? किवीथू या वालांगू। किवीथू या वालांगू। ठीक, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए सर, ये तो आपने बता दिया मुख्य भूमि वाला एरिया क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। आप एक चीज़ और बता रहे थे, 6°4' वाला, जो कि इससे भी नीचे है, तो उसके बारे में बताएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही गोला मार देंगे? अरे भैया बिल्कुल बताएंगे आप लोगों को, कोई चीज़ छोड़ेंगे थोड़ी ना, सब चीज़ बताते हुए चलेंगे आपको। ये जो हमारा है अंडमान निकोबार वाला एरिया, दिख रहा है आपको साइड में मैप पे? जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है दक्षिणी बिंदु? ये रहा आपका, ये यहाँ पे है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक, ये वाला एरिया सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे पड़ता है? निकोबार में। यहाँ पे लिखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु। कौन सा बिंदु? सबसे दक्षिणी बिंदु, या इसको बोल सकते हैं दक्षिणतम बिंदु। क्या है ये? सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका वो है, सबसे ऊपर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, तो सबसे नीचे इसका हो जाएगा इंदिरा कॉल। ओ सॉरी, सबसे ऊपर इंदिरा पॉइंट है, तो सबसे नीचे, सबसे ऊपर इंदिरा कॉल है, सबसे नीचे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या है नाम उसका? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। इसके भी 2 नाम हैं, इसके भी 2 नाम हैं, इसके भी 2 नाम हैं। अरे सर, एक एक चीज़ के 2-2 नाम कैसे याद रखेंगे? रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने आपको पढ़ा दिया गुहार मोती और पूछ लिया एग्जाम में सरक्रीक, तो आपका नंबर तो कट जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं सरक्रीक किसको कहते हैं, कहाँ पे है। तो इसी वजह से आप लोगों को दोनों नाम लिखाए गए हैं, बाकी बताया मैप के थ्रू एक ही गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा मैप से, ठीक है ना? उससे समझाने में आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सब चीज़ हम ही लिख देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप तो अपने दिमाग का कुछ इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो इस्तेमाल करिएगा और हो सके तो मैप को याद करिएगा। तो ये वाला एरिया क्या हो गया हमारा? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट आपका हो जाएगा ये। ठीक है, देख ली सारी चीज़ें, याद हो गई सारी चीज़ें। अगर नहीं याद हुई होंगी सारी चीज़ें तो हमको बताइएगा, कल हम याद कराएंगे। ठीक है, इसको दोबारा, ये हो जाएगा आपका 6°4' पे। ठीक है ना?
इसको ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री 4 मिनट जो है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि अरे मुख्य भूमिका पूछेगा जो, इसको क्यों पूछेगा? अरे भैया भारत का हिस्सा तो ये भी है ना, पूछ सकता है, तो अपनी तरफ से क्यों हम लापरवाही करें कि कल को हम ही को भुगतना पड़े, नंबर हमारे कटेंगे, हमको फालतू में तैयारी करना पड़ जाएगा शुरू से दोबारा एग्ज़ाम के लिए। तो हो सके तो पूरी कोशिश करिएगा, इसी बार फोड़ दीजिएगा एग्ज़ाम को, काहे अपना साल बर्बाद करेंगे बेवजह। 2-4 महीने जो है लग जाइए, मत करिए बाबू सोना, पूरी तरह से लग जाइए, उसको भी समझाइए पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, बाद में करेंगे ये सब, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी बिंदु, भारत से जो सबसे किनारा वाला भाग है वो हो गए। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया है? हमने देखा है लंबाई भी देख ली, चौड़ाई भी देख ली, क्षेत्रफल भी देख लिए, स्थलीय भाग हो गई, जलीय भाग हो गई, ये सारी चीज़ें हमने देख लिए। इस पे देखे हैं, स्थान हो गया भारत के जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। फिर हमने देखा संपूर्ण भारत मतलब कैसे आता है, ग्लोब के जरिए संपूर्ण भारत को देखे हैं, उसकी अक्षांश और देशांतरीय अवस्थिति देखे हैं। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर पूर्वी ग्लोब में, मतलब भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी और पूर्वी है, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा, देख लिए दक्षिणतम बिंदु क्या क्या चीज़ें हो गई, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे आपको एक ही भाषा में पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा में, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो और हमें समझाने में भी आसानी हो। समझा तो हम दोनों भाषाओं में सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो फिर उनको भी समझने में दिक्कत होगी। बाकी आप लोगों को जो पीपीटी प्रोवाइड करवाई जाएगी उस पर आपको दोनों भाषाएं दी गई हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी, मतलब कि बाईलैंग्वेज है। उस पर आप भाई जिसको हिंदी समझ में नहीं आती या कम आती है तो इंग्लिश से समझ सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उस पर हर चीज़ को मैप पे पूरी तरह से दिखाया गया है, जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो रिवीजन करने में। और हाँ, जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाते चलें, लिखाते चलें, इसको आप अपने नोट्स पे लिखते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा वो आपका, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी मिलेगी। आप आसानी से सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में ज़्यादातर चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। और बाकी आपको लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आपके सेशंस लिए जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के सारे मैराथन, और हो सकेगा तो सारे सब्जेक्ट एक ही मैराथन में ख़त्म कर दें, लेकिन उससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा, तो एक एक ही लेके चलेंगे, हर चीज़ करवाया जाएगा, MCQ भी दिए जाएंगे, बीच बीच में आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, सब चीज़ होता रहेगा। बस आप पूरी तरह से फोकस के साथ पढ़ाई करिए बस, और इसी बार निकाल दीजिए एग्ज़ाम को। काहे बार बार एग्ज़ाम पे बैठेंगे, फिर पड़ोसी पूछेंगे भैया क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं, कब तक करोगे पता नहीं, तो इसी बार निकालिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और बाकी इसको उसके ज़रिए PDF के ज़रिए भी आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, हर तरह से पूरा सहयोग रहेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं आज की अपनी क्लास और मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ नई क्लास पे, ठीक है। नमस्ते।